आसमां पर घर बनाऊं मेरा मकसद नहीं, मेरे घर की ज़मीं ही मेरी जन्नत है। 26 जुलाई कारगिल दिवस, और इसको हम लोग आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के फॉर्म में मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस को मनाने का जो सीधा यहाँ पे हमारा मकसद है, या कारगिल विजय दिवस को जो हम लोग मनाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक हम लोग जानते हैं कि 1999 के अंदर भारत और पाकिस्तान का कारगिल के अंदर एक वॉर हुआ था। और वो कारगिल के वॉर से रिलेटेड क्या इतिहास है, क्या इससे रिलेटेड क्या जोग्राफिकल कंडीशंस थी, या क्या इससे रिलेटेड ऐसी पॉलिटिकल कंडीशंस थी उस समय, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक पूरा पिक्चराइजेशन के फॉर्म में हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड कारगिल के बारे में आपको तमाम जो भी मिसलिनियस चीज़ें हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी उससे रिलेटेड मेन चीज़ें हैं, वो सब आपको यहाँ पे पता लगने वाली हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा, आपसे आशा करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और कारगिल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अपने तक पहुँचाएँ, अपने परिवार तक पहुँचाएँ और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो कारगिल की बात जब हम लोग करते हैं तो कारगिल वॉर या कारगिल विजय दिवस की जब हम लोग बात करते हैं तो क्यों 26 जुलाई को ही हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थोड़ी सी कहानी है। इस कहानी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कहानी एक्चुअली में कारगिल दिवस की शुरू हुई थी 1998 से। 1998 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने परमाणु का टेस्ट किया था, परमाणु परीक्षण किया था, और न्यूक्लियर पावर हम लोग बन चुके थे 1998 में, जब हम लोग ने पोखरण का टेस्ट किया था। तो पोखरण में जब हम लोग ने टेस्ट किया था तो उस समय परमाणु पावर हम लोग बन चुके थे, एक न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। अब इससे पाकिस्तान घबरा गया। अब पाकिस्तान जब घबरा गया तो पाकिस्तान ने भी आनंद फानंद में तुरंत क्या करा, परमाणु टेस्ट, एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब भारत और पाकिस्तान दो ऐसी क्लोज कंट्री जिनके बीच में आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है, दोनों जब न्यूक्लियर पावर बन जाएं तो खतरा दोनों ही देश के नागरिकों को भी है, दोनों देशों को भी है। तो ये प्रॉब्लम जो सारी थी, इस अटल बिहारी वाजपेयी जो थे तत्कालीन हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ को लेके बहुत ही सटीक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो था सोल्यूशन ढूंढा। अब वो सोल्यूशन क्या था? वो सोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा पे जाने का मन बना लिया। पाकिस्तान की यात्रा पे जब वो निकले तो ये बात है 21 फरवरी 1999 की, और 21 फरवरी 1999 को वो जब यहाँ से निकले, यहाँ से निकल के बस से ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँचे? पाकिस्तान। और जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो पाकिस्तान में जाके उन्होंने दोस्ती का संदेशा दिया, और दोस्ती का संदेशा देते हुए उन्होंने बोला कि भाई अब पाकिस्तान का और जो इंडिया का है मसला जो है कश्मीर वाला, आज से कश्मीर वाला मसला भी हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे और किसी दूसरी कंट्री का इंटरफेरेंस भी नहीं होने देंगे। तो यहाँ तक तो सब बड़ा अच्छा जा रहा है। और इवन ये तक हुआ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे पहुँचे तो उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन क्या पता था हमको कि जस्ट 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद, ये 21 तोपों की सलामी जो अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई है, उसी तोपों से हमारे सैनिकों पे हमले किए जाएंगे। बस 3 महीने लगे। 3 महीने बाद माहौल कुछ ऐसा हुआ कि भारत के अंदर धीरे धीरे पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने घुसना शुरू कर दिया। अब इन्होंने चालाकी से जब पाकिस्तान के अंदर घुसना शुरू कर दिया, जैसा कि आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं, ये जो पीओके का रीजन है पूरा का पूरा, इस पीओके के ऊपर के रीजन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस पीओके में ऊपर का रीजन है। बीच में आप लोग एक लाइन देखते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है। पीओके के नीचे की जो लाइन है, यहाँ पे बाउंड्री पे देख रहे हैं आप, कारगिल पड़ता है। अब ये कारगिल से लेके सियाचिन तक की जो लाइन गई थी ऊपर, चाइना को जो जाके कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने एक लाइन खींचने की कोशिश करी थी जिससे इंडिया को ब्लॉक किया जा सके। तो जब इंडिया के ऊपर ये अटैक हुआ, इंडिया के ऊपर ये ब्लॉक करना शुरू किया, तो इस ऑपरेशन बद्र बोला गया पाकिस्तान के अंदर कि ऑपरेशन बद्र के थ्रू ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। तो जब ऑपरेशन बद्र हुआ तो ऑपरेशन बद्र को चलाने के लिए 2 वहाँ के प्रमुख मुखिया थे, जिनके बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे याद आते हैं हम लोगों को। वो नाम है परवेज़ मुशर्रफ। एक तो परवेज़ मुशर्रफ जो कि बड़ा नालायक आदमी था, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ वो वहीं की सरकार ने खुद फांसी की सज़ा सुनाई, ठीक है। दूसरा नाम था जावेद हसन। जावेद हसन उस समय मिलिट्री में था और कमांडर की पोस्ट पे भी था उस समय। तो वो जावेद हसन ने ये पूरा का पूरा खाका तैयार किया था इससे रिलेटेड। तो ये पूरा खाका तैयार हो गया, अटैक करने की कोशिश की गई। वो तो भला हो एक चरवाहे का जिसने हमको आगे बताया कि पाकिस्तानी सैनिक हमारे एरिया के अंदर धीरे धीरे घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये 19 मई के अंदर, 19 मई एक ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी गई, और 19 मई को ये बैटल को अनाउंस कर दिया गया।
ये बैटल धीरे धीरे क्या हुआ, वॉर में कन्वर्ट होता चला गया। तो भारत की तरफ से इसी समय में शुरू करा गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय वो ऑपरेशन विजय जिसको इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया, जो हमारी थल सेना थी, थल सेना ने ऑपरेशन विजय यहाँ पे शुरू किया। अब ऑपरेशन विजय के अंदर ये तमाम रीजन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बलताल है, द्रास है, बलताल द्रास के बाद में आप काकसर देखते हैं। काकसर के अलावा जो हमारा रीजन है पटालिक का रीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये तमाम रीजन वो हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नीचे, जहाँ पे इन्होंने कैप्चरिंग करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो आप लोग रीजन देख रहे हैं वो हमारा काकसर का जो रीजन है, जिस काकसर के रीजन के अंदर ये देख रहे हैं कारगिल पोजीशन पड़ती है। इस कारगिल के अंदर ही इस कारगिल वॉर को पूरा का पूरा बोला जाता है। लेकिन बेसिकली ये वॉर जो लड़ा गया था, वो द्रास रीजन के अंदर लड़ा गया था, और इस द्रास रीजन के अंदर ही ये पूरा का पूरा वॉर हुआ, है ना। तो इसको कारगिल वॉर के अंदर क्या हुआ, इन्होंने हमारे यहाँ घुस के लगभग 140 हमारी पोस्ट को कंट्रोल कर लिया। 140 पोस्ट, क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा लोग थे जो घुस चुके थे भारत के अंदर, है ना। तो इन्होंने क्या करा, जब इतना सब कर लिया तो भारत ने भी अब यहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी समझा। भारत ने अपनी राजपूताना आर्मी के जो भी सैनिक थे, गोरखा आर्मी के जो सैनिक थे, जम्मू एंड कश्मीर की जो भी राइफल मिलिट्री थी उसको कलेक्ट करके और अपनी एक पूरी की पूरी आर्मी को इनके अगेंस्ट भेज दिया। तो जब यहाँ पे भेजा गया इन तमाम लोगों को, तो क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय ने यहाँ पे धीरे धीरे पावर्स को यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो जैसे ऑपरेशन विजय एक थल सेना का पूरा मिशन था, उसी तरीके से हमारे पास में वायुसेना भी है। वायुसेना एयर आर्मी को जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा योगदान हमारा वायुसेना एयर आर्मी का भी रहा उस कारगिल विजय के दौरान। तो 26 मई की बात है, 26 मई को हमारे यहाँ पे एक ऑपरेशन यहाँ पे अनाउंस किया गया आर्मी की तरफ से, जो हमारी एयर आर्मी थी उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर को यहाँ पे शुरू किया गया। इस ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान हमने पूरी की पूरी मिलिट्री पावर अपनी भेजी, और मिलिट्री पावर को भेज के पाकिस्तान की जो टेरिटरी जो उन्होंने हमारे यहाँ ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी, जो पाकिस्तान की मिलिट्री हमारे यहाँ हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर हमने कंट्रोल करने के लिए क्या करा, ऑपरेशन सफ़ेद सागर को चलाया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर को चलाने वाले हमारे जो उस समय के हमारे एक ऑफिसर थे, बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर थे, जिनका नाम था नचिकेता एक ऑफिसर थे। वो क्या हुआ था कि आर्मी ने उनको पकड़ लिया था, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में उनको वहाँ पे ले गए अपने यहाँ। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको छोड़ दिया गया फिलहाल। लेकिन जब उनको वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे कैप्चर किया था और कंट्रोल किया था, उसी समय में क्या हुआ था कि उनको ढूंढने के लिए हमारे एक और कमांडिंग ऑफिसर थे, जिनका नाम था अजय आलूवालिया। तो अजय आलूवालिया जब वहाँ पे पहुँचे, उन्हें ढूंढते तो पाकिस्तान की कुछ मिसाइल्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और वो हमला इतना दर्दनाक था कि उनके पूरे के पूरे बॉडी के तमाम टुकड़े हो गए, और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी स्टिंगर मिसाइल को यूज़ किया था, और स्टिंगर मिसाइल को यूज़ करते हुए उसने वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया था। तो इनकी स्टिंगर मिसाइल थी, इन्होंने हमारे आर्मी ऑफिसर्स को कुछ मारा, लेकिन हम कम थे क्या, हमने भी फिर कुछ छोड़ा नहीं। हमारे पास थी फ्रांस की निर्मित उस समय में मिराज 2000। अब मिराज 2000 से लेज़र गाइडेड बॉम्ब के हमले हुआ करते थे, और इस हमले ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का बलात्कार कर दिया। ठीक, अब इसका राफेल कहते हैं। तो राफेल मिसाइल की जब हम लोग बात करें तो उससे भी खतरनाक है। अब तो गलती से हमसे भिड़ भी मत जाना, अगर हमसे गलती से अब भिड़ गया तो सोचो जब हमने मिराज 2000 से ये हाल किया था तुम्हारा, तो फिर राफेल से तुम्हारा क्या करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी घटना आई 24 जून में। 24 जून इंडियन आर्मी, वही एयर आर्मी, इंडियन एयर आर्मी वायुसेना जो थी, तो वायुसेना का जो विमान थे वो विमान उड़ते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है गुलतेरी एक जगह है पाकिस्तान के अंदर। उस पाकिस्तान में वहाँ पे हमने देखा 2 पायलट जा रहे थे हमारे, ये 2 पायलट आगे पीछे जा रहे थे। अब आगे वाला जो थोड़ा नया यंग पावर वाला पर्सन था, अब वो यंग पावर वाला जो पर्सन था वो आगे जा रहा था, और जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन थे उनका नाम था AK सिंह, वो एक्सपीरियंस पायलट जो थे वो पीछे जा रहे थे आर्मी के। तो यंग वाले जो थे उन्होंने देखा कि एक जगह पे कुछ आर्मी का कैंप लगा हुआ है, और वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी का कैंप है। तो वो जो नए वाले पर्सन थे, यंग एनर्जी वाले पर्सन थे, उन्होंने क्या करा, तुरंत मिसाइल को लॉक किया, और मिसाइल को लॉक करके उनके ऊपर अटैक करने ही जा रहे थे।
इससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन ले लूँ, फिर इनके ऊपर अटैक कर दूँ। तो ये याद रखिए 24 जून की घटना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 24 जून की इस घटना के अंदर जब वो अटैक करने जा रहे थे, अब ये जब अटैक करने जा रहे थे वो, तो उन्होंने AK सिंह जी से पूछा, AK सिंह जो पायलट, सीनियर पायलट थे, तो उन्होंने पूछा कि मैं इनके ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ, मैंने मिसाइल लॉक कर दी। अब एक बार जब मिसाइल लॉक हो जाती है तो उसका मतलब है अटैक होना तय होता है। अब तो अटैक हो ही जाएगा भाई। तो अटैक को रोकने के लिए क्या करा जाए, क्योंकि AK सिंह ने इनको ये बताया कि पहले देख लो तुम भारत के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, क्योंकि अगर भारत के अंदर हो, भारत की बाउंड्री में हो, तब अटैक करना, क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ के कैंप डाले हुए हैं तब अटैक करना, पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक करोगे तो ये पूरी दुनिया के अंदर हम गलत दिखेंगे, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक मत करना। अब वो पाकिस्तान की ही जगह थी, पाकिस्तान में गुलटेरी जगह पड़ती है, तो वहीं पे कैंप लगा हुआ था। तो वो पर्सन यंग एनर्जी वाले जो आगे आगे पायलट चल रहे थे वो रुक गए, उन्होंने बोला चलो भी अटैक नहीं करते। और आपको जान के हैरानी होगी, जान के आप चौंकेंगे कि उस कैंप के अंदर उस समय अगर अटैक हो जाता तो उस समय ना तो परवेज़ मुशर्रफ रहते और ना ही नवाज शरीफ रहते, क्योंकि ये दोनों उस समय उसी कैंप में थे। अब ये दोनों उस समय उसी कैंप में थे, अगर ये अटैक कर देते हो तो ये इनका वहीं बंटाधार हो जाता। ठीक, वैसे तो अच्छा ही होता अगर ऐसा हो जाता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखने को हमको शायद ना मिलती, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वॉर के भी सिद्धांत होते हैं। एक ऑस्ट्रिया के अंदर, जैसे एग्जांपल है, ऑस्ट्रिया के अंदर वहाँ के किंग को मार दिया गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहीं से क्रिएट हो गया। सोचो अगर यहाँ के प्रधानमंत्री और जनरल कमांडर को मार दिया जाता तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वॉर क्रिएट हो सकता था। इसके बाद आता है तीसरा वाला जो ऑपरेशन है हमारा, वो ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार, अब नेवी भी हमारी पीछे नहीं रही, हमारे यहाँ की जल थल वायु सारी सेनाएं तैयार हैं वॉर के लिए। अब नेवी भी हमारी पीछे नहीं रहेगी। नेवी क्यों पीछे रहे, तो नेवी आर्मी जो हमारी नेवल आर्मी थी, नौसेना थी, नौसेना ने निकल के पूरा का पूरा अरेबियन सी को क्या करा, पूरा ब्लॉक कर दिया। अब जब ये अरेबियन सी ब्लॉक हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के पास में 6 दिन का मुश्किल से ऑयल बचा था, पेट्रोलियम बचा था। अब वो धीरे धीरे वॉर में अपने हथियार डाल चुके थे। जब ये वॉर में अपने हथियार डाल चुके, तब जो थे नवाज शरीफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास में पहुँचे, अमेरिका के काउंसलर्स के पास में पहुँचे, और अमेरिका के हेड के पास में पहुँचने के बाद में नवाज शरीफ ने उनसे बात की कि भैया ये वॉर जो है ये परवेज़ मुशर्रफ की वजह से शुरू हो गया, आर्मी कमांडर, हमने तो बोला नहीं था, फालतू में इसने शुरू करवा दिया, इसको किसी तरीके से रोकवा दो भाई। भारत के अंदर से ये सारे के सारे जो भी वॉर्स हैं इनको भाई रोकवा दो, हम इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने क्या बोला पाकिस्तान से कि पहले अपनी फ़ौज वापस लेके जाओ इंडिया के अंदर से, फ़ौज तुम्हारी आई हुई है इंडिया के अंदर, उनकी नहीं आई हुई, तो अपनी फ़ौज वापस लेके जाओ। तो इन्हें वहाँ मुखी खानी पड़ी पहले। इधर नवाज शरीफ भागा चाइना के पास में गया, चाइना से मदद लेने पहुँचा। उतने में सऊदी अरब से कॉल आ गया, सऊदी अरब के किंग ने तुरंत कॉल किया परवेज़ मुशर्रफ को। परवेज़ मुशर्रफ के किंग ने फ़ोन करके कहा ये जो तुमने फालतू का ड्रामा फैला के रखा है इसको ख़त्म करो अभी, तुरंत। और अभी ख़त्म नहीं किया फिर एक्शन तुम्हारे ऊपर लिया जाएगा। तो मजबूरन इनको भी उस समय हथियार डालने पड़े, और वो दिन है 14 जुलाई का। 14 जुलाई 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस कर दिया, नाउ वी हैव वॉन द बैटल, वी हैव वॉन द वॉर, वी हैव वॉन द कारगिल वॉर। और उस कारगिल वॉर को विजय 14 जुलाई को घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी हमारे आर्मी कमांडर थोड़े बहुत जो थे शक में थे, डाउट में थे कि चेक कर लें एटलीस्ट, कम से कम कहीं ये इधर उधर छुपे छुपाए तो नहीं रहेगा। तो 26 जुलाई 1999 के अंदर फाइनली 26 जुलाई 1999 के अंदर फाइनली हमने डिक्लेयर कर दिया कि एक जगह से ढूंढ के अब कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी सैनिक तक हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं रह गया। तो ये विजय गाथा थी पूरी की पूरी विजय गाथा को यहाँ पे हमने कारगिल की पढ़ा। इसमें हमारे बहुत सारे सैनिक जो थे वो शहीद हुए, उनकी एक लिस्ट है, हम उनको सम्मान व्यक्त करते हैं आज के दिन, और उस सम्मान की बात करने के लिए ही हम आज यहाँ पे कलेक्ट होके इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे सम्मान गाथा के अंदर एक बहुत ही ग्रेट क्रिकेटर जिनको आप सब लोग जानते हैं, MS धोनी, माही।
तो माही ने एक बड़ा अच्छी चीज़ बोली थी जब वो आर्मी कैंप के अंदर गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग एक्टर्स के फ़ैन बनते हैं, हम लोग क्रिकेटर के फ़ैन बनते हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस के फ़ैन बनते हैं, हम सब के फ़ैन बनते हैं, लेकिन असली हीरो तो हमारे आर्मी के लोग हैं। अगर हमको फ़ैन बनना चाहिए तो किसका बनना चाहिए? आर्मी का बनना चाहिए। तो आर्मी के फ़ैन बनिए, किसी एक्टर पॉलिटिशियन के फ़ैन बनने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल फ़ैन किसका बनना है? आर्मी का फ़ैन बनना है। आर्मी के फ़ैन बनिए और आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। यही आज का संदेश है और इस संदेश के साथ में मैं आपसे विदा चाहता हूँ। दिस इज माइक सेरियर फ्रॉम मेहमान साइस लखनऊ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।